भारतीय संविधान के ऑडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग जो है भारत के संविधान में प्रदत्त भाग 3 में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है तो इसके बारे में हम देखेंगे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र कहा जाता है। गोलकनाथ के मुकदमे में तो जस्टिस सुब्बा राव ने इन अधिकारों को नैसर्गिक तथा अप्रतिदेय अधिकार भी माना है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। अर्थात उन्होंने कहा कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान किया जा सकता है। अब चूंकि हमने देखा कि यह भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसे बताया गया है। अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। भारतीय संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है और बीजी रामचंद्रन ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। सामान्यतः यह अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, परंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जो राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2) में, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(4) और 23 एवं 24। ये राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार यह व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार है, अतः इसके उल्लंघन पर जो है अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकता है तथा अपने अधिकार को जो है प्रवर्तित कराया जा सकता है। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाकर उसका प्रवर्तन करा सकता है। अब प्रकृति के हिसाब से देखें तो यह 2 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक प्रकृति होती है, एक नकारात्मक प्रकृति होती है। सकारात्मक प्रकृति वह है जो किसी अधिकार को प्रदान करता है, परंतु नकारात्मक प्रकृति वह है जो किसी कार्य को करने से रोकता है। सकारात्मक में जैसे अनुच्छेद 19(1) में है कि बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 21(a) में है यह शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, वैसे ही अनुच्छेद 25(1), अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 30(1) एवं अनुच्छेद 32 ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। लेकिन आगे देखते हैं जैसे नकारात्मक प्रकृति में अनुच्छेद 14 है, ये जो है सबको रोकता है कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान माना जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है ये देखिए रोकता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी कार्य के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद से रोकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(2) है, अनुच्छेद 18(1), 20, 21, अनुच्छेद 22(1), 27, 28(1) ये सब जो है नकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकार हैं। देखिए जो अधिकार जो है व्यक्तियों को दिए गए हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जिसमें लिखा है सभी व्यक्ति को प्राप्त है, वो भारत के नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को भी यह प्रदान किया गया है। परंतु कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। अब देखते हैं संविधान में जो है पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है तथा इसमें जो अधिकार दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है क्या कहते हैं जो है अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किया गया है। जैसे पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा है जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है यह जो है मूल अधिकार की आत्मा है। अब आगे देखते हैं क्या मूल अधिकारों को कभी भी कोई निर्बंधन भी लगाया जा सकता है या केवल स्वतंत्र ही है? ऐसा नहीं है।
मूल अधिकारों पर कुछ निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं, इनको निलंबित भी किया जा सकता है अर्थात सस्पेंड भी किया जा सकता है। वो परिस्थितियां हैं जैसे अनुच्छेद 33, इसमें कहा गया है सेना के सदस्यों के मामले में, तो यह संसद को शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 33 कि वह चाहे तो सेना के जो सदस्य होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकता है या उनके मौलिक अधिकारों को छीन सकता है देश हित में। आगे जो है अनुच्छेद 34 में कहा गया है जब सेना विधि का लागू हो, जब किसी क्षेत्र में जो है सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद विधि बनाकर वहां के नागरिकों के मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकती है। आगे है आपात की घोषणा के अधीन, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय संकट होता है तो उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय संकट के समय जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की स्वतंत्रता जो है वो सर्वोपरि होगी, और यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आगे 358 में जो दिया गया है अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में होती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार वो निलंबित हो जाता है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है जब आपात की घोषणा हो जाती है तब। और 359 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार को भी निलंबन कर सकता है। जब जो है आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह 359 के अधीन जो है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित कर सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 19 का में प्रदत्त मूल अधिकार को अब केवल देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यदि देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण है तभी 19(1) को जो है 19 का को निलंबित किया जा सकता है, केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 359 में भी संशोधन कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह कहा गया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है निलंबित करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है। अब आगे देखा जाए क्या मूल अधिकार में संशोधन भी किया जा सकता है, तो यह मामला बहुत ही संवेदनशील है और इसमें जो है न्यायपालिका और संसद के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी। चूंकि अनुच्छेद 368 के अनुसार यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों को न्यून कर सकती है या उन्हें छीन सकती है। और आगे जो है कुछ मामले भी आते हैं, जैसे शंकरी प्रसाद का मामला आता है 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला है, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का 1965 का मामला है। इसमें कहा गया कि 368 के अधीन अनुच्छेद 368 के अधीन जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तथा मूल अधिकारों को छीना भी जा सकता है। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के बाद में तो ये कहा गया है। लेकिन आगे 1971 में एक मामला आता है जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के नाम से है। इसमें जो है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया गया और कहा गया कि 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, वह संसद के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं देता है। उसमें 368 में केवल जो है प्रक्रिया बताई गई है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार होगा, यह बताया गया है, और मौलिक अधिकार का संशोधन किस प्रकार होगा उसमें यह बताया गया है। लेकिन वह जो है 368 में छीना नहीं जा सकता, यह गोलकनाथ के बाद में ऐसा कहा गया। इसके बाद संसद जो है फिर एक्टिव हो गई और वह 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया, और गोलकनाथ के मुकदमे के निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए जो है वह अनुच्छेद 13 में एक नया उपखंड जोड़ती है, अनुच्छेद 13 उपखंड 4, और उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन होता है उसे विधि शब्द के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप संविधान का मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 13 में ये कहा जाएगा कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकार को छीनती हो या कम करती हो। तो गोलकनाथ के मुकदमे में यही कहा गया कि ये भी विधि मानी जाएगी और जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
ये जो है शून्य मान ली जाएगी और मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है 24वां संविधान संशोधन पारित करके संसद ने जो है अनुच्छेद 13 में नया उपखंड जोड़ दिया 4 और कहा कि इसे विधि नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर न्यायपालिका भी पीछे कहाँ रहने वाली है। उसने एक जो नया वाद आता है कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का, इसमें 13 जज थे, सबसे बड़ी खंडपीठ थी जो 13 जजों वाली। इसने जो है 24वें संविधान संशोधन को तो विधिमान्य कर दिया, लेकिन कहा कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है विस्तृत तो है लेकिन असीमित नहीं है। किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। फिर संसद को रोष आया और वह 42वां संविधान संशोधन पारित कर केशवानंद के मामले में जो निर्णय दिया गया था उसको प्रभावहीन करने के लिए अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया और नया खंड जोड़कर कहा कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सर्वोच्च है और उस पर कोई संशोधन नहीं लगाया जा सकता। उस पर जो है किसी भी प्रकार का जो है निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर। और इस प्रकार जो उसने जुडिशियल रिव्यू का भी मामला था उसे भी छीन लिया। एक प्रकार से न्यायपालिका को उसने बाध्य कर दिया कि न्यायपालिका जो है किसी भी प्रकार निर्बंधन नहीं लगा सकती, संविधान के संशोधन की जो शक्ति संसद के पास है। लेकिन न्यायपालिका ने भी एक्टिव होकर आगे मिनर्वा मिल्स के मामले में जो है अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन को अविधिमान घोषित कर दिया और आधारभूत ढांचे को बनाए रखा। अर्थात उनका कहना है कि संसद जो है संविधान के किसी विभाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो उसका आधारभूत ढांचा है उसको जो है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो यही मौलिक अधिकार से संबंधित मुख्य तथ्य थे। इसके बाद हम लोग एक एक मौलिक अधिकार को पढ़ते चलेंगे, एक एक अनुच्छेद को। धन्यवाद।